देखो बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में ईथर की प्रिपरेशन और ईथर का आईयूपीएसी नेम हमने कर लिया था। जो हमारा आज का लेक्चर है, हम इसमें ईथर की रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो रिएक्शंस पढ़ने के साथ साथ हम एक बार दोबारा से नेमिंग रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखो, CH3OCH3, इसमें हम सिर्फ कॉमन नेमिंग रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये ऑक्सीजन है, तो डाई मिथाइल ईथर। कॉमन नेम में ऑक्सी नहीं लगता, याद रखना, ऑक्सी लगेगा आईयूपीएसी नेमिंग में। अब आ जाओ आगे। तो ये सिमेट्रिकल ईथर है, नीचे वाला भी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल की पहचान है कि अगर ऑक्सीजन के राइट और लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो इसे सिमेट्रिकल कहते हैं। तो इसका नाम बन जाएगा डाई इथाइल ईथर। ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, तो डाई इथाइल ईथर। अब आ जाओ थर्ड पे। अब थर्ड पे अगर आप देखो तो ये अनसिमेट्रिकल है। वाई? बिकॉज ऑक्सीजन की राइट साइड और लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम नहीं है, तो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा। ये है आपका प्रोप और ये है मिथ, तो एम अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो ये हो जाएगा मिथाइल फिनाइल ईथर। अब आ जाइए यहाँ पे। तो ये बेंजीन है, ये O है, ये CH3 है, तो इसका कॉमन नेम एनिसोल भी है, आईयूपीएसी नेम भी एनिसोल है, और एक इसका नाम है, क्या है, ये मिथाइल है, ये फिनाइल है, ये ईथर, तो मिथाइल फिनाइल ईथर। तो आज हम तो सिर्फ कॉमन नेम ही रिवाइज कर रहे हैं, अभी अभी जस्ट हमने लेक्चर जो शुरू किया है। अब लास्ट, अब जैसे ये था मिथाइल फिनाइल ईथर, तो अब यहाँ पे दो कार्बन आ गए, अगर आप देखें ध्यान से, देयर आर टू कार्बन, तो इथाइल फिनाइल ईथर। तो जब भी आप नाम लिखते हैं तो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है, तो ये इथाइल हो गया, ये फिनाइल हो गया, तो ये बन गया इथाइल फिनाइल ईथर। तो मैंने आपको थोड़ी सी नेमिंग रिवाइज करवा दी, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन और नेमिंग की थी, तो थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया जिससे ये आपके ध्यान में रहे। और अब हम अपने लेक्चर पे चलते हैं, हम जहाँ पे थे। तो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक किया था प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम फिनोल, ये हमने कर लिया था, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हम फिनोल की रिएक्शन NaOH से करेंगे, तो वाटर निकल जाएगा, Na अटैच हो जाएगा यहाँ पे, तो Na अटैच हो गया तो हमें मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, फिनाइल ऑक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी रिएक्शन हम करेंगे एल्काइल हैलाइड से, तो NaCl निकल गया या NaX निकल गया, R यहाँ पे आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर ROR आपका एल्काइल ईथर है, और ये है आपका एरोमेटिक ईथर। बेंजीन जुड़ जाए किसी के साथ तो उसको हम कह देते हैं एरोमेटिक, तो ये बन गया एरोमेटिक ईथर। आगे चलते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, फिर हम आंसर देखते हैं क्या कहता है, और इसको हमें किस तरीके से करना है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। कह रहा है द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन। अब इसको समझना। कह रहा है फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल। याद रखना, टी स्टैंड्स फॉर टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। ठीक है। अब आप देखो, अभी अभी हम पीछे पढ़ के आए थे कि अगर हमारा एल्काइल हैलाइड टर्शरी हो और हम इससे रिएक्ट करें तो हमें ईथर मिलेगा नहीं कभी भी। क्यों? क्योंकि जब ये लॉस होगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है, तो इसका H लॉस कराएगा और इथीन बनाएगा। तो ये उसने भी ऊपर बोला कि अप्रोप्रिएट नहीं है। तो पूछना क्या चाहता है? पूछना चाहता है व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट, मतलब अगर ऐसा ये नहीं है तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो हमने पीछे पढ़ा इथीन, ईन आ जाएगा, ईन इथाइन अपना एल्काइन बन जाएगा, यानी डबल बॉन्ड वाला कुछ बनेगा। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। आपको रिकॉल हो गया होगा, आई होप सो। ठीक है। पुष्पित आप बताइए, आपको रिकॉल हो गया ना कैसे हुआ ये? हमने पीछे रिएक्शन पढ़ी थी इसकी, जहाँ पे हमने क्वेश्चन यस भी पढ़ा सर। था। ये पेज नंबर 10, ये वाला सेम यही रिएक्शन है। देखो याद यस आया? सर। हाँ। तो एक बार मैं यहाँ पे दोबारा हिंट दे देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अगर हमारा एल्काइल हैलाइड टर्शरी है तो जब हम रिएक्शन करवाएंगे
तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन ज्यादा फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि एल्कोक्साइड जो है ना, ये बेस के साथ साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण ये सब्स्टिट्यूट नहीं करता, इसका एच निकाल देता है और डबल बॉन्ड बना देता है। तो हमें बस इतना ही बताना है कि यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, सब कुछ सेम रहेगा, 2 मिथाइल प्रोपीन आ जाएगा। तो ये चीज तो हमें क्लियर हो गई। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है राइट अ सुटेबल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी इथाइल ईथर, है ना। तो कह रहा है कि फिर मुझे ये बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊं, ये करूंगा तो रिएक्शन नहीं बनेगा। तो इसका एक ही तरीका है, इसको आप प्राइमरी ले लो, इसको टर्शरी कर लो, फिर हो जाएगा। इसे आप प्राइमरी ले लीजिए, इसे टर्शरी कर दीजिए, फिर हो जाएगा। तो देखो, एल्काइल हैलाइड प्राइमरी ले लिया, इसे टर्शरी कर दिया, जो हमारा सोडियम एल्कोक्साइड था तो उसको ब्रांच फॉर्म में टर्शरी कर दिया और ये रिएक्शन कर दी। देखो क्या निकल गया आपका, यहाँ से NaCl निकल गया, जो मैं ग्रीन पार्ट कर रहा हूँ, NaCl निकल गया, ये जुड़ जाएगा, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव चाहिए, ये बड़े आराम से जुड़ जाएगा। बट अगर इसका उल्टा करोगे तो रिएक्शन नहीं होगी। चलो इसे नोट कर लो, नोट करके मुझे बेटा डन बोलो। अब हम चलते हैं आगे और हम करेंगे रिएक्शंस ऑफ ईथर। अब आप देखो, ये दोनों अगर रिएक्शंस देखो ना, तो तकरीबन तकरीबन एक जैसी रिएक्शंस हैं। तो मैं यहाँ पे एक हिंट के लिए रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ, आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ सर्कल में आपको मैं हिंट के लिए एक रिएक्शन लिखता हूँ। देखिए ROR, तो इस R की जगह बेंजीन हो जाए या R हो जाए, कुछ भी हो जाए। अगर आप इसकी रिएक्शन HI से कर दें, है ना, देखो HX है ना, HI इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, जल्दी टूटता है, इसलिए लिया मैंने। अब आप इसे हीट करें और जो भी कंडीशन है दें, तो जैसे ही आप रिएक्शन करेंगे तो ये चीज निकल जाती है बाहर फटाफट। अब मुझे ये बताओ प्रांजय, अगर ये चीज निकल गई तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ क्या सर बनेगा? RI मेरा प्रोडक्ट बनेगा ROH प्लस, प्लस क्या बनेगा? RI RX या RI। अब आप इन दोनों रिएक्शंस को देखिए ध्यान से। तो अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को देखो, ROR तो HX के साथ रिएक्शन हुई, तो कौन निकल गया? RX निकल गया, H आ गया। यहाँ पे भी ऐसा हुआ। अब यहाँ पे ना एक चीज है याद रखने वाली, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ये बेंजीन वाला बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा। जैसे अब मैंने दिखाया है ना आर वाला, तो ये वाला भी तो आर है, तो मैंने बोला इस आर की जगह आप बेंजीन ले सकते हो। तो अब क्वेश्चन है कि आर तो चलो टूट सकता है, क्या ये बेंजीन ओ वाला बॉन्ड टूटेगा? क्या हमें बेंजीन आई मिल सकता है? तो देखो क्या है इसका रीजन। तो इसका रीजन है कि बेंजीन और ओ वाला बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा जरा समझना। प्रांजय आप बताओगे क्यों नहीं टूटेगा? यूज योर लॉजिक एंड टेल मी। देखो ध्यान से, ये बेंजीन है और ये ऑक्सीजन है और ये आर है। आपको पता है इतने पोर्शन में रेजोनेंस होती रहती है, पता है ना आपको क्या होती है? रेजोनेंस। रेजोनेंस होने से इतने पोर्शन में कौन सा करेक्टर आ जाएगा? बोलो, कौन सा करेक्टर आएगा अगर आपको रेजोनेंस याद हो? कौन सा करेक्टर आएगा बच्चों? डबल बॉन्ड करेक्टर। डबल याद है ना बॉन्ड है। रेजोनेंस, कौन सा करेक्टर आ जाएगा? डबल बॉन्ड करेक्टर। तो अब आप मुझे बताओ, डबल बॉन्ड तोड़ना आसान है या सिंगल बॉन्ड तोड़ना? बोलो। सिंगल बॉन्ड। तो जब भी हम रिएक्शन करेंगे तो कभी भी ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड क्या होगा? क्या होगा? ब्रेक नहीं नहीं होगा। टूटेगा। तो अगर आप इसकी HI से रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा हमेशा, बताइए क्या मिलेगा? बेंजीन, अच्छा OH बेंजीन OH, और क्या मिलेगा? आर RI आई। तो हमें बेंजीन आई नहीं मिलेगा। तो पुष्पित हमें क्यों नहीं मिलेगा बेंजीन आई, मतलब आइडोबेंजीन क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आइडोबेंजीन बनने के लिए बेंजीन और O का टूटना जरूरी है, इस बॉन्ड का टूटना यस सर। जरूरी है। ये टूटेगा नहीं, क्यों नहीं टूटेगा ये? क्यों नहीं टूटेगा? रेजोनेंस। क्योंकि ये बेंजीन और ऑक्सीजन का रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होने से क्या होगा? क्या होगा बेटा रेजोनेंस होने से? डबल बॉन्ड सर क्रैक बॉन्ड अनब्रेक। मिलेगा, और डबल बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो ये हमें मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए।
नोट करके डन बोलिए। और टॉपिक चल रहा है हमारा रिएक्शंस ऑफ ईथर, मतलब ईथर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एक मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया आपको कि ईथर में बेंजीन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा कभी भी। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि उसमें रेजोनेंस हो जाती है। तो रेजोनेंस होने से डबल बॉन्ड करैक्टर जो है आ जाता है, जिस कारण बॉन्ड नहीं टूटेगा और ये वाला टूटेगा, ये डॉटेड में दिखाया, ये टूटेगा। और हमें ये नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो आर के साथ आई मिल जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है। इस तरीके से होगा। चलिए कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके डन बोलिए बच्चों। ओके जी, हमने ये एक रिएक्शन कर ली, रिएक्शन ऑफ ईथर, और हमने उसमें HI के साथ रिएक्शन की। अब ये जो HI है इसके बीच टाइप है HCl, HBr, HI हो सकता है। तो अब इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? HI बहुत जल्दी रिएक्ट करता है क्योंकि साइज बड़ा है, जल्दी टूट जाता है, तो इसको बैटर लिविंग ग्रुप कहते हैं। तो इसे भी हम नोट की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो आप यहाँ पे अब ध्यान से, अगर आप देखें यहाँ ध्यान से, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? ROR। अब यहाँ पे ना ROR को मैंने लिखा है ROR डैश। इसका मतलब क्या होता है ROR डैश? कि ये अगर 1 कार्बन है तो ये 1 नहीं है, ये 2 है, 3 है, 4 है, कुछ और हो सकता है। मतलब इनका पूरा नहीं होगा। और HI से रिएक्शन करोगे तो अभी हम पढ़ के आए हैं क्या होगा, RX निकल जाएगा और आपका OH बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एज फॉलोज। क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? HI सबसे पहले और सबसे कम HCl। क्यों? क्योंकि HI का साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने से जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटने से रिएक्शन जल्दी होगी, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाता है। द क्लीवेज ऑफ ईथर टेक प्लेस विद कंसंट्रेटेड HI और HBr एट हाई टेम्परेचर। ये कंडीशन याद रख लेना कि ये वाला जो जनरली रिएक्शन है ये कहाँ होती है? हाई टेम्परेचर। देखो बेटा, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जैसे HI है, फिर है आपका ऐसे इसका उल्टा कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप, साइज जो है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो साइज इंक्रीज करेगा तो अब देखो होगा क्या? साइज इंक्रीज करेगा तो I और H का साइज गैप बहुत ज़्यादा है, तो साइज इसका बड़ा इसका छोटा, तो ये होने से ये बॉन्ड हो जाता है आपका वीक। वीक बॉन्ड होने से तो जब भी रिएक्शन होती है तो ये जल्दी टूटता है, तो इसको हम बैटर लिविंग ग्रुप में डालते हैं। बस आप इसे नोट कर लीजिए, नोट बना के, एंड जस्ट कीप इन माइंड। और कुछ भी नहीं है इसमें खास, नोट बना के बस नोट कर लीजिए। सिर्फ यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप HI से रिएक्शन करो इसमें तो आपको RX और ROH मिलेगा, और जल्दी मिलेगा क्योंकि ये बैटर लिविंग ग्रुप है, जल्दी मिलता है। दैट्स इट। तो अब हमने ये वाला कंसेप्ट भी कर लिया जिसका यूज़ आप रिएक्शन में करेंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब आप देखो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस चल रही हैं फिनोल अपना एनिसोल की, या आप बोलिए ईथर की। एनिसोल बोलिए या ईथर बोलिए, ये एक ही बात है ये वाला। अब आप देखो, आपको मैंने क्या समझाया हुआ है? मैंने आपको ये समझाया हुआ है, ये नोट की फॉर्म में बताता हूँ, फिर मैं ऊपर वाली रिएक्शन समझाता हूँ। आपको ये समझाया हुआ है मैंने कि अगर बेंजीन के साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे सकता हो, तो इसकी कौन कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी? याद आया? कौन कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस? सब मेटा और पैरा, तो पैरा, ऑर्थो और पैरा। ठीक है, यस। ऑर्थो पैरा। तो अब अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है तो वो कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है? दो ऑप्शंस हैं, ऑर्थो पे भी, पैरा पे भी। तो इसका मतलब है हमें दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे? एक हमें पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा अगर डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो एक हमें पैरा प्रोडक्ट मिलेगा और एक हमें मिलेगा ऑर्थो प्रोडक्ट। बस यही कंसेप्ट यहाँ पे हमारा लग रहा है, क्योंकि जो OCH3 है ये डोनेटिंग है, डोनेटिंग होने का इसका पूरा डोनेटिंग नेचर बन जाता है, जिससे इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, वो अब आपको पता चल गया कहाँ अटैक करेगा। अब देखो Br2 इन इथेनोइक एसिड, इस सिचुएशन में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो बनता है Br+, क्योंकि ये बनाएगा। तो अब हमें वो देखना नहीं है कैसे, बस Br+ बनेगा। तो अब इसके पास दो ही ऑप्शन है Br+ को अटैक करने की। कौन कौन सी दो ऑप्शन है?
बताइए, ऑर्थो वाली और एक कौन सी है बेटा, पैरा वाली। तो देखो, पैरा। ऑर्थो पे मिला प्रोडक्ट, पैरा पे मिला। ऑर्थो की परसेंटेज ज्यादा होती है, जैसे ये 80% होगा तो ये 20% होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। ये कम स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये दो ग्रुप क्लोजर हैं। क्लोज होने से रिपल्शन हो जाती है, यहाँ दूर है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, ये रिएक्शन सब इस तरह की रिपीट होने वाली है। नोट करके डन बोलिए बच्चों। ओके, तो अब ये हमें समझ में आ गया। तो अब इससे मैचिंग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस बहुत सारी हैं। लो देखो, ये आ गया। जैसे मैंने ब्रोमिनेशन वाला तो अभी ही करवा दिया, तो ये रिपीट रिएक्शन हो गई यहाँ पे, जो मैंने ये करवाया है ना, तो ये रिपीट रिएक्शन हो गई। अब मैंने यहाँ पे नाइट्रेशन करवा दी, है ना, ये हैलोजन था तो रिएक्शन का नाम पड़ गया हैलोजिनेशन। याद रखना, अगर आप हैलोजन यूज करते हो तो रिएक्शन का नाम पड़ जाता है हैलोजिनेशन। नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट H2SO4 तो नाइट्रेशन नाम पड़ जाएगा। और यहाँ पे बनेगा NO2 प्लस, तो NO2 प्लस बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, तो उसको दो जगह मिलेंगे, ऑर्थो एंड पैरा, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो। नोट करने के लिए मैं थोड़ा टाइम दूंगा, जस्ट वेट। अब आगे चलते हैं। अब देखो, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड से करवाओ। तो सल्फ्यूरिक एसिड में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो बनता है, जो आपको मैंने पीछे भी याद कराया था, SO3H। तो SO3H जुड़ेगा तो एक ऑर्थो पे एक पैरा पे, और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस रिएक्शन का नाम बताइए, क्या नाम है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी कह सकते हैं। याद आया? याद आया, ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये RX है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, याद आया बेटा? दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ओके, इसका फिर नाम बताइए, इसका क्या नाम बनेगा? ये भी, ये देखो फ्रीडल क्राफ्ट ना कितनी बार आता है अलग अलग तरीके से। कभी आपका हेलो एल्केन्स में आ जाता है, अब आपका ईथर में आ गया, तो इस तरीके से है। बताओ इसका क्या नाम है? फिर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन था ये, तो इसका मैं क्या नाम बताऊं प्रांजय? क्या नाम बनेगा? ये कौन सा ग्रुप जुड़ा है यहाँ पे? फ्रीडल क्राफ्ट हाँ, एसाइलेशन असाइल। टाइप कौन सा में। ग्रुप जुड़ा है? इसे हम असाइल ग्रुप कहते हैं, एसाइल। असाइल क्लोराइड। ये दिस इज कॉल्ड असाइल ग्रुप। इतना जितना मैंने अंडरलाइन किया है, दैट इज कॉल्ड असाइल ग्रुप। तो क्या नाम बना? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो अब आप ये समझे, देखिए ये रिपीट हो रही है रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपकी रिपीट हो रही हैं। तो आई विल गिव यू टाइम, जस्ट वेट। मतलब नोट करने के लिए मैं टाइम दूंगा। ओके, अच्छा, अब इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। अब आप इसे नोट कर लीजिए, यहाँ से नोट कर लीजिए एंड से मी डन। अब हम आगे चलते हैं, और एक हमारे पास ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपको मैं देता हूं तकरीबन 2 मिनट, और मुझे बताइए क्या आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे। सो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एज वेल एज आंसर, और हिंट्स ऑलरेडी आपको पता है। तो 2 मिनट के बाद मैं आपको इसमें हेल्प करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन है और यहाँ से आपका सॉल्यूशन है। तो एक बार हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं और आपकी हेल्प कर देते हैं। सो देखिए, क्वेश्चन है, गिव द मेजर प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग ईच ऑफ फॉलोइंग ईथर विद HI। अब आप देखो HI के साथ बात कर रहा है, ईच ऑफ फॉलोइंग विद HI। सो ध्यान दीजिए, HI के साथ। तो अभी मैं आपको पढ़ा के आया हूँ, और कौन सा बॉन्ड टूटेगा ये भी मैं बता के आया हूँ। देखो, ये आपका ROR है, ये भी आपका ROR है, और ये भी आपका ROR है। जब आप HI से रिएक्शन करेंगे, देखो मैं यहाँ पे हिंट देता हूँ, रेड कलर यूज करता हूँ, जरा समझना, समझना जरा ध्यान से, ये मैं समझा के आया हूँ अभी पीछे। ROR, अब ये R लीनियर हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, लंबी चेन हो सकती है, बेंजीन हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है। जब आप इसकी रिएक्शन HI से करेंगे, तो अगर दोनों कार्बन सेम है तो कोई भी R टूट जाएगा। बट अगर दोनों कार्बन सेम नहीं है या बेंजीन है, तो कौन सा टूटेगा कौन सा नहीं टूटेगा मैं आपको बता के आया हूँ। रिएक्शन तो ऐसे ही होगी बिल्कुल, बट ये वाला OR वाला बॉन्ड टूटेगा या ये वाला OR वाला बॉन्ड टूटेगा, वो आपने डिसाइड करना है। तो यहाँ पे मैं स्टार लगाता हूँ और लिखता हूँ यूज योर ब्रेन। जितना आपको बताया गया है यूज योर ब्रेन, और आपके 2 मिनट हो गए स्टार्ट नाउ।
देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप देखो तो ये कार्बन चेन बड़ी है, ये कार्बन चेन छोटी है। जो कार्बन चेन बड़ी होती है ना, उसका डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। तो डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा होने से ये पोलर कम है, ये पोलर ज्यादा है, तो ये टूटेगा और इसके साथ जुड़ेगा आपका आई। छोटा वाला टूट के अलग हो जाएगा, छोटा वाला आर। तो एक चीज याद रखो कि बड़ी चेन कभी नहीं टूटती, छोटी चेन जल्दी टूटती है। ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका आर आई, इसके साथ देखो ऐसा आया, और उसके साथ तो आपका एच जुड़ जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो पुष्पित समझ में आया ये वाला कंसेप्ट? बोलिए बेटा। देखो यस सर। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, ये चेन छोटी है, ये चेन बड़ी है। तो जो चेन बड़ी होती है ना, या ब्रांच होती है, वो नहीं टूटेगी कभी भी, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन दे रही है। तो यहाँ पे पोलैरिटी कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो ये टूट जाएगी। यही कंसेप्ट यहाँ लगाओ। यहाँ पे ब्रांचिंग ज्यादा है, तो ब्रांचिंग या चेन लंबी हो, दोनों केसेस में ओ सी बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे आपका बन जाएगा आई। आ गया ना आपका यहाँ पे? जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये भी डोनेटिंग, ये भी डोनेटिंग, और आपका ये भी डोनेटिंग। इस केस में यहाँ पे लीनियर है। तो अगर ये टूट जाए, हाँ अब यहाँ पे बेटा एक कंसेप्ट देखो जरा ध्यान से, अलग आ रहा है। यहाँ पे क्या कंसेप्ट आ रहा है? यहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटायन और प्राइमरी कार्बोकेटायन का कंसेप्ट आ रहा है, जरा समझिए ध्यान से। अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो टूटने के बाद भी ये स्टेबल है, जरा ध्यान से समझना। ये O और C का बॉन्ड टूट जाए तो टूटने के बाद ये बनाएगा टर्शरी कार्बोकेटायन। अब आपको पता है जो टर्शरी कार्बोकेटायन है वो स्टेबल होता है, तो इसके टूटने के चांस ज्यादा होते हैं। अब ये कंसेप्ट ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैंने बताया चेन लंबी हो और चेन छोटी हो, तो छोटी चेन की पोलराइजेशन ज्यादा। बट अगर ब्रांचिंग इस तरह से हो जैसे यहाँ पे दिखाई हुई है, तो ये टूट के अगर टर्शरी कार्बोकेटायन बन रहा है ना, तो वो स्टेबल होता है, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा और ये वाला एच में चला जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे बताओ कौन सा टूटेगा? ये वाला पार्ट टूटेगा या ये वाला पार्ट टूटेगा, बेंजीन ऑक्सीजन वाला पार्ट या CO वाला पार्ट? सोच के बताना, हम ऐसा डिस्कशन अभी पीछे करके आए हैं रेजोनेंस का कंसेप्ट से। बताओ कौन सा टूटेगा? सर सी और ओ वाला बॉन्ड। सी और, हाँ सी और ओ वाला टूटेगा, तो यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा एच। गॉट इट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट कर लीजिए। और यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे आपने देखा मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक गया था, क्योंकि यहाँ पे ना हम कई बार सोच में पड़ जाते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, नोट करके डन बोलिए।